उम्मीद है आप लोग अभी तक रिवीजन कर लिए होंगे पिछला वीडियो देख के। ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसके पहले मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा कि जो मैं मोटिवेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में मैं बताया था कि मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव ये दोनों अलग अलग होता है। मोटिवेशन का मतलब है वो फैक्टर, वो कारण, वो कारक जिसकी वजह से रिसर्च करने का आइडिया पहली बार आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, क्या था मोटिवेशन का मतलब कि ऐसा फैक्टर, वो फैक्टर जिसकी वजह से रिसर्च करने का आइडिया पहली बार आपके दिमाग में आता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोटिवेशन। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा वो एंड रिजल्ट, वो अंतिम परिणाम जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था कि हो सकता है रिसर्च करने का आइडिया आपके दिमाग में पहली बार इसलिए आया क्योंकि आप एक टीचर हो, आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो और आपको प्रमोशन चाहिए। ठीक है, या आपको पता चला कि रिसर्च करने से आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे जिससे आपके प्रमोशन में मदद मिल सकती है, ये आपका मोटिवेशन हुआ। इस वजह से आप रिसर्च करने के बारे में आप सोचते हो। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना, या प्रोफेसर बनना, या प्रिंसिपल बनना, या इंक्रीमेंट लेना। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो जिसकी वजह से रिसर्च करने का आइडिया पहली बार आपके दिमाग में आएगा वो होगा मोटिवेशन। और जो आप एंड रिजल्ट चाहते हो उस रिसर्च से, चाहे आप किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना चाहते हो, चाहे आप एक नया इन्वेंशन करना चाहते हो, ठीक है, वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन में कंफ्यूजन है किसी को? जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे भी आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है और थोड़ी लेट तक चलेगी भी, इसीलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि सारी चीजें यार देखो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, सब कुछ के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग की तरफ से ना वो मोटिवेशन मेरे को मिल नहीं पा रहा है। उसके दो कारण है। पहला, बहुत कम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। मतलब ग्रुप में देखें तो इतने सारे लोग ऐड हैं लेकिन क्लास बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण ये कि सब्सक्रिप्शन और लाइकिंग वीडियो पे आ ही नहीं रही है। ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना कोई वीडियो को लाइक कर रहा है। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है और 1 रुपए का भी खर्चा आपको नहीं आएगा। तो कम से कम इतना मोटिवेशन आप लोग मेरे लिए भी बना के रखो। आगे चल के मैं आप लोगों के लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का सीरीज चलाऊंगा, टॉपिक वाइज। रिसर्च के क्वेश्चंस अलग जो पहले आ चुके हैं पिछले 5 साल में, टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग, सब्जेक्ट में ऑडिटिंग, जितने भी पेपर है सब का टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू सीरीज चलाऊंगा। तो वो सब तभी करने की इच्छा होगी मेरी जब मैं जानता हूं कि मेरे ऐसा करने से अच्छे खासे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, अच्छे खासे स्टूडेंट्स उसको देखेंगे, उनके तक वीडियो पहुंचेगा, तभी मैं वो चीज कर पाऊंगा यार। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग भी बना के रखो। ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों का पूरा कर रहा हूँ, मोटिवेशन आप लोग मेरे को देते जाओ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन ऑब्जेक्टिव की तरफ कि रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला हो सकता है कि जिस भी विषय के बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसे आप अच्छे से जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ये जानना है कि एफएमसीजी कंपनीज कैसे काम करती हैं, ठीक है, या एक बैंकिंग कंपनी कैसे काम करती है, तो आप बैंक जानते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि बैंकिंग कंपनीज काम कैसे करती हैं, वो कैसे प्रॉफिट अर्न करती हैं, क्या क्या रोल्स वो प्ले करती हैं। तो अगर आपको किसी भी विषय के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी लेनी है, या आपको एक नया इंसाइट क्रिएट करना है, आपको एक नया दृष्टिकोण बनाना है अपना, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। साइंटिफिक प्रोसीजर डेफिनेशन से लेके, रिसर्च की हिस्ट्री से लेके, डेफिनेशन से लेके ऑब्जेक्टिव तक, ये साइंटिफिक प्रोसीजर हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि रिसर्च एक्चुअली बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसीजर है भाई। वैसे तो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च भी करते हैं,
ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड रिसर्च भी करते हैं। लेकिन कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का अगर वो पूछ रहा है कि रिसर्च बेसिकली है किस तरीके का प्रोसीजर, ठीक है, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है या एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है या एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो हमेशा आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका आंसर हमेशा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 लिखो, क्या आना चाहिए आपका आंसर। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो किस तरीके का प्रोसीजर है। अरे इतनी देर में तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा एग्जाम में। रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, साइंटिफिक, साइंटिफिक रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसीजर है भाई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये एक वैज्ञानिक प्रोसीजर है। ऊपर के नोट्स में आप लोग देखे होंगे, मैं उसमें साइंटिफिक का मतलब हिंदी में लिखा था वैज्ञानिक, ठीक है, एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। हिंदी में पढ़ें तो ये कह रहा है वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की सहायता से प्रश्नों के उत्तर खोजना। ये क्या होता है, किसी भी शोध कार्य का बेसिक पर्पस होता है, बेसिक पर्पस। आप किसी भी कारण से कर रहे हो, आखिरकार कहीं ना कहीं आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, ठीक है। द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन which has not been discovered yet, ठीक है। the main aim of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered yet। हिंदी में बोले तो उन तथ्यों की खोज करना जो अभी तक अज्ञात हैं, जो अभी तक अज्ञात है। अब ऊपर के लाइन में जो हम लोग बोले, ये वाला पार्ट कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप बार बार चेंज कर रहे हो स्टेटमेंट। वैसे स्टेटमेंट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट जो है वो नोट्स चेंज कर रहा है। पहले हम लोग क्या पढ़े, टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस, टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चन, सवालों के जवाब ढूंढना, प्रश्नों के जवाब ढूंढना, ये पहले हम लोग पढ़े। उसी बात को दूसरे लाइन में दूसरे ढंग से वो कह रहा है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक कैसे है ये समझो थोड़ा सा। आंसर क्या है भाई, आप आंसर ढूंढते क्यों हो, क्योंकि आपको वो नहीं पता, ठीक है। आंसर का मतलब है क्या, आंसर एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आंसर एक ऐसी जानकारी हो सकती है जो पहले आपको नहीं थी, ठीक है। तो जब आप आंसर ढूंढते हो, जो कि पहले लाइन में लिखा हुआ है, टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप आंसर्स ढूंढ रहे हो। और आंसर ही क्या होता है, आंसर ही क्या होता है, अज्ञात होता है। आंसर ही तो अज्ञात है, इसलिए तो आप आंसर ढूंढ रहे हो। आपको आंसर पहले से पता होता तो आप रिसर्च जैसा मुश्किल काम करते क्यों, ठीक है। तो उसी बात को दूसरे तरीके से वो कह रहा है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड। यानी कि इसका मतलब यहां भी वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी सवाल का जवाब ही ढूंढ रहे हो, क्योंकि जवाब ही तो है जो पता नहीं है आपको, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट कुछ, दोनों स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन, दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बस अलग अलग तरीके से हम उसको बोल रहे हैं। जल्दी बोलो भाई, डाउट है किसी को, कोई गिला शिकवा शिकायत है तो जल्दी बोलो। नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्लियर है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों में आंसर ढूंढने की ही बात कर रहे हैं, और आंसर ही अज्ञात होता है, आंसर ही हिडन होता है, ठीक है। ये यार लैपटॉप के चक्कर में आज बहुत सारे जो रेगुलर स्टूडेंट है वो लोग जुड़ नहीं पाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो ईच रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, दो ईच रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि हर रिसर्च स्टडी का, हर रिसर्च का, हर शोध या हर अनुसंधान कार्य का एक उद्देश्य विशेष हो सकता है, ठीक है। यानी कि हर एक रिसर्च का एक स्पेसिफिक सेपरेट यूनिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, वो किस मॉडल पे काम करता है, आंसर ढूंढने के मॉडल पे काम करता है, ठीक है। वो ढूंढने के लिए, वो जानने की कोशिश हम करते हैं रिसर्च के थ्रू, जो हमें अभी तक नहीं पता था। आप ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के आप करोगे क्या, आप यही करोगे कि आपको जो नहीं पता था आप वही जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। We may think of research objectives as falling into a number of following broad groupings, ठीक है। कह रहा है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि रिसर्च के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो इन्हीं सब किसी में से एक होंगे, इन्हीं किसी में से एक होंगे। ये वाले जो पॉइंट्स हम लोग नीचे देखने वाले हैं, इनमें से ही किसी एक से वो रिलेटेड होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है टू गेन फेमिलियरिटी, टू गेन फेमिलियरिटी, ठीक है।
आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, रिसर्च में किसी भी बुक से आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ये सारे टर्म्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं कहीं से कॉपी कर रहा हूँ कि वो लोग मेरे नोट से कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च के मामले में ज्यादातर बातें एकदम क्लियर है, स्पेसिफिक है, आप उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्यादातर बुक्स में ज्यादातर जो भी मटेरियल होगा उसमें आपको सेम कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो पहला क्या है भाई, पहला ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है टू गेन फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी का मतलब होता क्या है, संज्ञान लेना, संज्ञान लेना। वैसे तो संज्ञान भी, अच्छा संज्ञान का मतलब क्या होता है बताओ तो, हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं जल्दी बता सकते हो क्या, एक एकदम छोटे अर्थों में संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान लेना, संज्ञान लेना, ज्ञान लेना क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, संज्ञान लेना क्यों बोल रहा हूँ। एक तो संज्ञान जैसा अतरंगी वर्ड ही वो यूज करता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इजी हिंदी तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगा आप लोग के लिए, आप लोग की आदत में बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहूंगा। संज्ञान लेने का मतलब है उस बात को, किसी भी बात को अपने ज्ञान में ले आना, अपने ज्ञान क्षेत्र में ले आना, ठीक है भाई। संज्ञान लेने का मतलब है किसी भी बात को अपने ज्ञान क्षेत्र में, अपने कॉन्शियस में ले आना, ठीक है, इसका मतलब होता है संज्ञान लेना। तो कह रहा है टू गेन फेमिलियरिटी विथ अ फिनोमिनन और टू अचीव न्यू इनसाइट्स, टू अचीव न्यू इनसाइट्स, ठीक है, नया दृष्टिकोण खोजना, जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया। तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, किसी भी विषय को, किसी भी विषय को ठीक से जानना। संज्ञान लेने या फेमिलियरिटी का मतलब ये भी होता है कि आप किसी विषय को पहले से ज्यादा अच्छे से जानो, ठीक है। या उसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो टू अचीव न्यू इनसाइट्स, ठीक है, नया दृष्टिकोण ढूंढना, ठीक है। वैसे ये जो चीज लिखी हुई है एक्सप्लोरेटरी वाली बात, ये अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसको अभी रहने दो, ठीक है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में यही पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये समझ में आया, समझ में आया अभी तक, जल्दी जल्दी। चलिए अगला देखते हैं भाई। अरे तुरंत मैसेज किया करो यार। to portray to portray accurately the characteristics of a particular individual situation or a group. Studies with this object in view are known as descriptive। अरे ये रहने दो, इतना ध्यान दो। to portray accurately, ठीक है, पोर्ट्रे करने का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना। तो क्या कह रहा है, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन, ठीक है, या फिर एक ग्रुप। सीधा सा मतलब ये है किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिस्थिति या किसी एक समूह, किसी एक ग्रुप, किसी इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना, एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना भी रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ ऐसा समझ लो कि जब पहली बार कोरोना वायरस के बारे में पता चला होगा कि हाँ भाई एक वायरस है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पहली बार जब ये पता चला होगा तो एक रिसर्च कंडक्ट किया गया होगा ये दिखाने के लिए कि भाई उस वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। वो फैलने वाला वायरस है, ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाला वायरस है या कम टाइम तक टिकने वाला वायरस है, किस तरीके का वायरस है, नुकसान करेगा कि फायदा पहुंचाएगा, ये सारी चीजें जानना, इसी को हम लोग बोलते हैं टू पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप, ठीक है। किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके नेचर को पोर्ट्रे करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिसर्च का। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी भी रिपीटेशन का रेट, रेट ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिपीटेशन को हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है ये डिटरमाइन करना कि किसी भी घटना की पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है या किस कारण से हो रही है, ठीक है। किसी भी घटना की पुनरावृत्ति जो हो रही है या किसी भी घटना की जो फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशन जो है, ठीक है, उसका रीजन क्या है या वो किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर सडनली छत्तीसगढ़ में बार बार भूकंप आने लगे
तो हम लोग एक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं कि भाई एक तो छत्तीसगढ़ में भूकंप आता नहीं था, तो एक तो आ रहा है, ऊपर से बार बार आ रहा है, तो ये बार बार आने की जो घटना है, जिसको हम लोग पुनरावृत्ति, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी का कारण क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का ये जानना, फ्रीक्वेंसी का रीजन जानना, पुनरावृत्ति का कारण जानना भी रिसर्च का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति या पुनरावृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं आवृत्ति या पुनरावृत्ति। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि वो फ्रीक्वेंसी या वो पुनरावृत्ति, वो आवृत्ति क्यों हो रही है, उसके रीजंस को जानना। ठीक है, कारकों को जानना, कारक। ठीक है, समझ में आई बात। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरीके का जो फ्रीक्वेंसी के रीजन जानने के लिए जो हम लोग रिसर्च करते हैं ना, उसको हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च, नैदानिक रिसर्च बोलते हैं, नैदानिक अनुसंधान इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, किसी घटना के पुनरावृत्ति, किसी इंसिडेंस की फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को, उसके जिम्मेदार कारकों के बारे में जानने के लिए जो भी रिसर्च हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च, ठीक है। वैसे ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिसर्च नहीं है, आगे हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ने ही वाले हैं, पर फिर भी क्या पता कभी इस चीज को आप लोग को पूछ दे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूं। अगर आप किसी इंसिडेंस के, किसी घटना के पुनरावृत्ति के कारण को जानने के लिए, बार बार कारण को जानने के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो उस टाइप ऑफ रिसर्च को क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक रिसर्च, या हिंदी में बोलेंगे नैदानिक अनुसंधान। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, वो हर बार शोध नहीं बोलता, कभी कभी वो अनुसंधान वर्ड यूज करता है, तो आपको अनुसंधान और शोध दोनों वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है तो जल्दी से हाँ या नहीं बोल के बताओ। यहां तक की बातें क्लियर है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव और पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग अपना डाउट बताना। लास्ट ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया, लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, ये है आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप, सॉरी मैं कैजुअल बोल रहा था, कॉजल रिलेशनशिप, इसके बारे में मैं बता दूंगा, और यहाँ पर मैं हिंदी का कीवर्ड भी डाल दूंगा, पता नहीं मैं कैसे चूक गया यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आप अपना हाइपोथेसिस चेक करना चाहते हैं, आप अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं। हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्राकल्पना या परिकल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या होती है, जल्दी से बताओ मेरे को लिख के। हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या होती है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में बताओ, हिंदी में चाहो तो हिंदी में बताओ। प्राकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होता है, जल्दी। बस अजम्पशन, गलत है, अगर सिर्फ अजम्पशन बोलोगे तो गलत है। आप अजम्पशन और हाइपोथेसिस को साइनोनिमस नहीं मान सकते, दोनों पर्यायवाची नहीं है। और कोई, किसी टॉपिक पे पहले कोई कल्पना करना, किसी विषय की कल्पना जो बार बार हो रही हो। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो। देखिए, जैसे कि एक आप लोग बोले एजम्पशन, ठीक है, सिर्फ एजम्पशन बोलना गलत है। ठीक है, एक अगर आप लोग बोल रहे हो सिर्फ कल्पना, यानी कि आप इमेजिनेशन बोल रहे हो, वो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाइपोथेसिस का एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग ये ले सकते हो कि हाइपोथेसिस जो है वो एक ऐसा अजम्पशन है जो आपके जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो आपके जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसा अजम्पशन है जो आपके जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो जनरल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आपने उसके लिए कोई एनालिसिस नहीं किया है, आपने कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ एक जनरल, इन जनरल डे टू डे आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो ऑब्जर्वेशन रहा है, उसके बेसिस पे आप जो एक निष्कर्ष निकालते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस या परिकल्पना। समझ में आया हाइपोथेसिस का मतलब। आगे हम लोग हाइपोथेसिस को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले से अगर आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लिए रहोगे तो उस टाइम पे समझना आसान रहेगा। आया भाई समझ में हाइपोथेसिस का मतलब। सिर्फ अजम्पशन नहीं बोलना है, एक टाइप ऑफ अजम्पशन होता है हाइपोथेसिस, लेकिन सिर्फ उसको अजम्पशन बोल देना या सिर्फ उसको कल्पना बोल देना वो सही नहीं है भाई। ठीक है,
क्योंकि हाइपोथेसिस एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसा अजम्पशन है जो बिल्कुल सही साबित भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। इमेजिनेशन का क्या ठिकाना, ठीक है। तो लास्ट आपका क्या है, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल का मतलब क्या है भाई, कॉजल रिलेशनशिप का मतलब की है कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप, कारण और परिणाम का रिलेशनशिप जानने के लिए, कारण और परिणाम का संबंध जानने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप जानने के लिए आपको अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। ये भी एक तरीके का, ये भी एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरीके के हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हीं को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव का, तो कोई भी वो वर्ड यूज करे, कैसा भी तोड़े मरोड़े, आपको समझ में आ जाएगा वो कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव के किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कारण और परिणाम का संबंध जानने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। मैं शायद प्रभाव और परिणाम बोल दिया हूँ गलती से, अगर मैं वैसा बोल दिया हूँ तो सॉरी। कॉज ऑन एंड रिलेशनशिप को हिंदी में बोलते हैं कारण और प्रभाव। सेकेंड पॉइंट कौन सा था, हाँ सेकेंड पॉइंट था टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप, ठीक है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिस्थिति या किसी एक ग्रुप के चरित्र को, उसकी विशेषताओं को शो करना, प्रदर्शित करना, ठीक है। ये एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी एक सिचुएशन पे रिसर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपके सामने है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, उसके नेचर को आप जानना चाहते हो कि वो क्यों है, कैसा है, किस लिए है, कहाँ से शुरू हुआ। तो इस तरीके के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बस कुछ मीडिया वाले कुछ बोल दिए ऐसा कुछ हो गया, ये नहीं, ठीक है। आप एक्यूरेटली ये जानना चाहते हो कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। ये अगर आप पोर्ट्रे करना चाहते हो तो ये भी आपका एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये इसका, ये बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि कोई बहुत एकदम जोरदार टाइप की कोई चीज होगी, ऐसा जो लिखा है बस वही है, ठीक है। समझ में आया कि और कुछ एग्जाम्पल दूं? देखो जैसे कि वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके बाद भी अगर कोरोना का केस बढ़ते जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जानना चाहोगे कि भाई ये जो सिचुएशन है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो ये होगा कि हम लोग किसी सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और किसी का कोई डाउट हो तो बोलो भाई। चले आगे, हरी झंडी दिखाएं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ठीक है, एकदम सुपर टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। हर साल एक ना एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन टाइप ऑफ रिसर्च से एकदम श्योर है, ठीक है, एकदम श्योर है भाई। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को बहुत ध्यान से पढ़ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च को बहुत ध्यान से पढ़ना। आज पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं टाइप्स ऑफ रिसर्च, पर जितना भी कंप्लीट हो पाएगा आज अपन कर देंगे, बाकी का कल देख लेंगे, ठीक है। हमारा टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर दूंगा, तुरंत रीज्वाइन मार देना। चलो, अभी तो नहीं कर रहा हूं मैं डिस्कनेक्ट। तो पहला टाइप देखते हैं भाई एकदम। हाँ, यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लोग 4 अलग अलग किताबें अपने सामने रखो रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो चारों में अलग अलग तरीके से वो टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्क्राइब करता है, अलग अलग तरीके से वो उसको क्लासीफाई करता है, ठीक है। किसी बुक में सिर्फ 4-5 मेजर टॉपिक दिया रहता है, किसी बुक में 8-10 टॉपिक दे देता है, इंटरनेट में सर्च करोगे तो कुछ और मिलेगा।
तो मैंने क्या किया है, पूरा कंपाइल करके जो सबसे ऑब्वियस टाइप्स हैं, जो सारी बुक्स में सारे नोट्स में आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है, उनको सब मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड ट्रस्ट मी, आपका इससे काम अच्छे से चल जाएगा, बिल्कुल भी आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। अगर आप लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च को जितना ढूंढोगे, आपको उतने टाइप्स ऑफ रिसर्च मिलेंगे, उतना अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सबसे ऑब्वियस, सबसे कॉमन और आपके काम की है, वो सारे टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव टाइप और एनालिटिकल टाइप, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक। डिस्क्रिप्टिव को बोलते हैं वर्णनात्मक, ठीक है, और एक और टाइप क्या रहेगा, एनालिटिकल या व्याख्यात्मक। ऐसे में ना दो दो करके आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ रिसर्च बनाया हूं। क्यों ऐसा बनाया हूं, बहुत जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं उन सब में ऐसा अपोजिट वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव और ठीक उसका अपोजिट कौन सा रहेगा, एनालिटिकल। आगे हम लोग देखेंगे अप्लाइड और ठीक उसका ऑपोजिट क्या रहेगा, फंडामेंटल। तो इससे क्या है, आप लोगों को याद रखने में और समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं दो दो टाइप्स ऑफ रिसर्च की जोड़ी बना के आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव और एक उसके ऑपोजिट में रहेगा एनालिटिकल, ठीक है। दोनों का यूजेज कब होगा, कहां से शुरू होगा, ये अपन देखेंगे। देखते हैं भाई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वेज, ठीक है। सर्वे, सर्वे को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण करना या निरीक्षण करना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड थोड़ा सा सिमिलर साउंड करता है। इंग्लिश में बोलते हैं सर्वे करना, हिंदी में बोलते हैं क्या, सर्वेक्षण करना। एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज, ये आपका रहेगा कीवर्ड, ये आपका क्या रहेगा, कीवर्ड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का कीवर्ड क्या रहेगा, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। हिंदी में बोले तो तथ्यों की खोज संबंधी जांच, तथ्यों को खोज करना तथ्यों की खोज करना, ठीक है। ये किस में रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। आगे पढ़ते हैं, लिखा है द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट्स एज एट प्रेजेंट। वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य है घटनाओं का वर्तमान परिस्थिति में विवरण देना। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब है कि आपके सामने एक परिस्थिति है, आपके सामने एक प्रीवेलिंग सिचुएशन है, और आपको जैसा वो है उसके बारे में ट्रू एंड फेयर ओपिनियन अपना देना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपके सामने है, बिना उस सिचुएशन के साथ छेड़छाड़ किए, बिना कोई एक्सटर्नल इंटरफेयर किए, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, जैसा वो है उसके बारे में आपको एज इट इज ट्रू एंड फेयर मोड में आपको बताना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम में ही है कि आपको केवल डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है, ठीक है। आपको केवल ये डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है। इसीलिए कभी कभी कई बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, ठीक है, ऐसा लिखा होता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, वो क्या का आंसर देता है, ठीक है। वो क्या है इसका जवाब आपको मिलता है किसमें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वही पुराना एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले मैं दे रहा था। आपको पता चला कि वॉइस रिपीट हो रही क्या सबको, मेरी आवाज जो है वो रिपीट हो रही क्या सबको, ऐसा कुछ इशू है क्या किसी के साथ, नहीं हो रही है। नहीं प्रियंका, ये तुम्हारे ही ईयरफोन में या कुछ ऐसा नेटवर्क का कुछ इशू होगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली क्या है, एक सिचुएशन आपके सामने है और आपको बिना उस सिचुएशन में कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेयर किए, कोई भी फेर बदल किए, आपको केवल इतना बताना है कि वो परिस्थिति क्या है और कैसा है, ठीक है। केवल आपको डिस्क्राइब करना है। किसी जगह पे भूकंप आ गया, आप वहां जाते हो, आप देखते हो कि इस वजह से भूकंप आया, इतने इतना नुकसान हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोग घायल हुए, ठीक है। ये होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप केवल उसका वर्णन कर रहे हो, इसीलिए हिंदी में इसको बोल रहे हैं वर्णात्मक अनुसंधान। वर्णात्मक अनुसंधान हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होता है इसमें, ठीक है। समझ में आया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, ये आपका क्या रहेगा कीवर्ड, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इसके बारे में। हाँ देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब सिर्फ ये है कि एक जो परिस्थिति आपके सामने है, उस परिस्थिति में आप कोई छेड़छाड़ किए बगैर केवल आप ये बताओगे कि वो परिस्थिति क्यों है और क्या है, ठीक है, वो परिस्थिति क्यों है और क्या है, केवल आप ये बताओगे, ना तो आप उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, ना आप किसी वेरिएबल को चेंज करोगे, ठीक है, जो चीज जैसी है आप वैसे उसे डिस्क्राइब करोगे, वैसे उसका वर्णन करोगे, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। केवल आपको ये बताना है कि ये क्या है, ठीक है। एक आप लोग नोट भी कर सकते हो, अगर आप लोग नोट कर रहे होगे तो यहाँ पर, कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, वो किसका आंसर करता है हमको, वो आंसर हमको करता है व्हाट का, व्हाट। इसका आंसर हमको देता है कौन सा रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक अनुसंधान का रिसर्च, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी बोलो। चलिए आगे लिखता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी क्वाइट ऑफन यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एकदम भयंकर इंपॉर्टेंट, घनघोर इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को ही अगर हम सोशल साइंस, सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान, हिंदी में लिख भी दिया होगा यहाँ पर मैं, सामाजिक विज्ञान और व्यापारिक संदर्भ में वर्णात्मक शोध को क्या बोला जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो ना, अगर आप कई नोट्स में देखो या कई बुक्स में देखो, तो एक्स पोस्ट फैक्टो को वो अलग से एक टाइप ऑफ रिसर्च करके दिखाता है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जानबूझ के इसी में डाल दिया है इसको। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर आपको समझ में आ गया, तो आप लोग मान के चलिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है, वैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च है, जो आप लोग अच्छे से समझ लो, याद कर लो, और जब रिवाइज करोगे तो इसको और अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो है, ये एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही है। लेकिन जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को सोशल साइंस या बिजनेस के रेफरेंस में, बिजनेस या मार्केटिंग के रेफरेंस में जब हम लोग यूज करते हैं, किसको, डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक अनुसंधान को, जब सोशल साइंस या बिजनेस के रेफरेंस में यूज करते हैं, तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को, जब वर्णनात्मक अनुसंधान को आप सोशल साइंस या बिजनेस के रेफरेंस में, सामाजिक विज्ञान या व्यापार के संदर्भ में जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हो, तब हम लोग डिस्क्रिप्टिव के जगह पे एक्स पोस्ट फैक्टो वर्ड यूज करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो समझ में आया हो तो जल्दी से हाँ या ना बोलो। यानी अगर एग्जाम में वो एक्स पोस्ट फैक्टो पूछे या डिस्क्रिप्टिव पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। या फिर वो चाहे डिस्क्रिप्टिव, वो अगर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, ठीक है, बिना किसी वेरिएबल्स में फेरबदल किए क्या का आंसर देना, इस तरीके की बात अगर वो बोलेगा, तो उसका मतलब रहेगा कि वो या तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहा है या तो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहा है, ठीक है। वो कीवर्ड्स अगर इस तरीके के यूज करता है कि किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, किसी परिस्थिति का वर्णन करना, किसी परिस्थिति के चरों में, वेरिएबल्स में किसी भी प्रकार का फेरबदल किए बगैर उसकी उसके चरित्र के बारे में बताना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, इस टाइप की बातें अगर वो बोलेगा, ठीक है, तो या तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहा है या एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ वो सोशल साइंस या बिजनेस वर्ड यूज कर दे, तब तो 100% वो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा होगा तो। मान लेते हैं कि उसने अपना क्वेश्चन शुरू किया सर्वे, ठीक है, फिर वो बोल रहा है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, ठीक है, फिर वो बोल रहा है डिस्क्रिप्शन, वर्णन। अभी तक जब आप पढ़ोगे तो आपको लगा कि हाँ भाई ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहा है। फिर आगे उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये सारी चीजें हम लोग सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं,
ठीक है, सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं या किसी सामाजिक संदर्भ में हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तो बात कर ही रहा है, लेकिन उसमें भी स्पेशली ये एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो की बात कर रहा है। तो अगर ऑप्शन में उसने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी दे रखा है, एक्स पोस्ट फैक्टो भी दे रखा है, मतलब आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। भले ही प्रॉपर्टी वो ये बोल रहा है, सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, तथ्यों की खोज करना, डिस्क्रिप्शन देना, वर्णन करना, ठीक है, चरों में परिवर्तन ना करना, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान की। लेकिन वो एक चीज एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया उसने कि भैया ये सब चीजें जो है ना हम लोग सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए कर रहे हैं, सोशल साइंस के रेफरेंस में कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर उसने ऐड कर दिया तो आपका आंसर डिस्क्रिप्टिव से हट के कहाँ आ जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। क्लियर हुआ पूरा, समझ में आया कि कैसे यहां आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो को हिंदी में भी वही बोलेंगे। प्रियंका, एक मिनट में तुम्हारा डाउट पढ़ लूं पहले। वो मैं वही बोला ना कि अलग अलग बुक्स में क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो कई बुक्स में क्या किया है उसने, एक्स पोस्ट फैक्टो को उसने अलग से एक टाइप बता दिया। उसका कोई रीजन मैं आप लोग को नहीं बता सकता, वो तो लिखने वाले की अपनी समझ है। ठीक है, उसको लगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो को अलग से लिखना चाहिए तो उसने अलग से लिख दिया। लेकिन आप उस इवन उस बुक्स में भी अगर आप लोग एक्स पोस्ट फैक्टो और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे कि होता क्या है दोनों में, तो वो दोनों एकदम आप लोग को कॉमन लगेगा। तो अगर मैं उसको अलग से आप लोगों को पढ़ा दूंगा ना तो दो अलग अलग चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ जाएगी और डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो को हिंदी में भी एक्स पोस्ट फैक्टो ही बोलते हैं, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो तो इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, ये एक इटालिक वर्ड है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो ये इंग्लिश नहीं है, वो खुद एक दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसको और हिंदी में क्या बोलेंगे, तो एक्स पोस्ट फैक्टो हिंदी में भी वो एक्स पोस्ट फैक्टो ही बोलता है। ठीक है, समझ में आया? और कोई डाउट और कोई समस्या तो बोलो, तब तभी आगे बढ़ेंगे, बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो। टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिसर्च से आना तय है, एकदम तय है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मैं गलत नहीं हूँ। क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कह रहा है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक of this method is that the researcher has no control over the variables। इसी बात को मैं बार बार अभी कह भी रहा था कि आप चरों या वेरिएबल्स में बदलाव नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ये एक और खासियत है कि आपको जो परिस्थिति जैसी है आपको वैसी ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, जो परिस्थिति जैसी है आपको वैसी ही बतानी पड़ेगी, आप उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। परिस्थिति में फेरबदल कब आएगा, उसके इम्पैक्ट में, उसके प्रभाव में फेरबदल कब आएगा, जब आप उसके वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज कहीं भूकंप आ गया और आपको भेजा गया, जाओ भाई रिसर्च करके आओ, बताओ कि भूकंप क्यों आया, क्या क्या उसके बाद हुआ, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? भूकंप तो आ चुका है, जिस भी वजह से आया हो वो वजह हो चुकी है, अब आप उसके रीजन को चेंज नहीं कर सकते। झूठ बोलना एक अलग बात है, लेकिन क्या आप उसके कारण को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, कारण तो जो है वही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो रिसर्चर होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो रिसर्चर भाई साहब हैं उनका हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, चरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, चरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ही कैन ओनली रिपोर्ट, ये देखो भाई सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को मैंने बोल्ड कर दिया है। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड। आ गया व्हाट, पहले ही बोला था मैं, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि वो व्हाट का आंसर देता है, ये देखो पहले ही मैं लिख दिया था। ठीक है, हालांकि मैं पहले पढ़ चुका हूं इसको। समझ में आई बात? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप व्हाट का आंसर देते हो, किसी भी वेरिएबल में आपका कंट्रोल नहीं होता, जो सिचुएशन हो जाती है उसके बाद रिसर्च करना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।
जो सिचुएशन हो चुकी है, जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जो सीन क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं। और जो चीजें हो चुकी हैं उसको नहीं बदला जा सकता। जो चीजें होने वाली हैं या हो रही हैं उसको आप थोड़ा सा बदल सकते हो, लेकिन जो चीजें हो चुकी है उसको तो आप बदल नहीं सकते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ बोल सकते हो, लेकिन ऐसे जबरदस्ती कोरिलेशन क्रिएट मत करो। अगर इतने में समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हुआ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता क्या है? ठीक है, इसीलिए देखो, जैसे कि अभी प्रियंका बोली कि जो सिचुएशन हो जाती है उसके बाद रिसर्च करते हैं, इसीलिए कभी कभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हिस्टोरिकल रिसर्च भी बोला जाता है। ठीक है, कई बुक्स में हिस्टोरिकल रिसर्च भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो बोल रहे हैं, वैसी एक चीज और इसको बोल सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। लेकिन मैं हिस्टोरिकल रिसर्च आप लोगों को अलग से बताऊंगा, है वो भी एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब आप हिस्ट्री को रिसर्च करते हो, जो चीजें हो चुकी हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी कहीं ना कहीं हम वही काम करते हैं। आगे उसको डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक और कीवर्ड आपको मिल गया, वैसे तो बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल चुके हैं। समझना है आपको, हर चीज रटना नहीं है। रिवीजन करोगे तो वो तो चीजें वैसे भी रट जाएंगी, आपको आपको समझना है भाई, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, और हमको किसका आंसर मिलता है? व्हाट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, और भी कुछ चीजें मैं इसमें ऐड कर दिया हूं, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। एनालिटिकल रिसर्च के बारे में देखते हैं कि भाई एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? एनालिटिकल रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं व्याख्यात्मक शोध। डिस्क्रिप्टिव को क्या बोल रहे थे हम लोग हिंदी में? वर्णनात्मक। एनालिटिकल को क्या बोलेंगे? व्याख्यात्मक। पढ़ो तो क्या लिखा है। और द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स, द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज to make a critical evaluation, to analyze these to make a critical evaluation of the material। एनालिटिकल में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले से हमारे पास कुछ आंकड़े अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग उसको बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? वस्तु स्थिति का समीक्षात्मक मूल्यांकन, वस्तु स्थिति की का समीक्षात्मक मूल्यांकन। हमारे पास पहले से अवेलेबल कुछ डेटा होता है और हम लोग उस डेटा का बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकली उसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि एनालिटिकल रिसर्च के केस में सिचुएशन आपके सामने नहीं होती है, सिचुएशन आपके सामने नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के केस में क्या हो रहा था कि जहां अर्थक्वेक आया है आप वहां जाओगे, प्रॉपर वहां खुद सारी परिस्थितियां आपके सामने होंगी, बहुत सारी चीजें आप खुद देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। एनालिटिकल रिसर्च के केस में एक चीज ये होती है कि आपके पास डेटा होता है, जो चीजें हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी भूकंप का आपने पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया, आप वहां पर गए, आपने सारा डेटा इकट्ठा किया कि भूकंप क्यों आया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या इससे नुकसान हुआ, आगे क्या हो सकता है, ये सारा डेटा आप लेके आए, आपने किया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। 2 साल के बाद कुछ और लोगों ने उसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन का, अब तो भाई भूकंप वाली जगह ठीक हो चुकी होगी, 2 साल 3 साल बीत चुके हैं, सारी चीजें वहां नॉर्मल हो चुकी होंगी, अब वहां जाकर के देख के कुछ बता पाना मुश्किल है। तो आप लोग क्या करोगे? जो उस भूकंप के बारे में डेटा आपने इकट्ठा किया था, जो कंक्लूजन आपने निकाला था, उसको आप क्या करोगे? यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको क्या करोगे? क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे, क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे। ठीक है, उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालिटिकल रिसर्च, व्याख्यात्मक शोध। समझ में आया दोनों? थोड़ा सा दोनों के बीच अंतर समझ में आया? आपको अंतर नहीं समझना है, आपको दोनों का कंसेप्ट समझना है। ठीक है, समझ में आया दोनों? समझ में आया, समझ में आया। सेकंड हैंड डेटा को रिसर्च करना, अरे रिसर्च की लैंग्वेज में सेकंड हैंड डेटा नहीं होता,
सेकेंडरी डेटा होता है। लेकिन ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही बात है, सेकंड हैंड डेटा नहीं बोलते, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है प्रियंका, बात वही है जो आप बोल रहे हो, लेकिन जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो ना वो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। सेकंड हैंड डेटा नहीं होता, वो सेकेंडरी डेटा होता है। और किसी का कोई डाउट क्लियर हुआ अच्छे से? डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च एक ऐसा थम्स अप मार दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखते हैं भाई। अगला टाइप है अप्लाइड या फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड या फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड को हिंदी में बोलते हैं व्यावहारिक, व्यावहारिक अनुसंधान, और फंडामेंटल को बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। आप लोग को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है आवाज में? क्लियर आ रही है? बढ़िया आवाज मेरी आप लोग को? क्लियर है? चलिए, क्या होता है अप्लाइड और फंडामेंटल? बेसिकली अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च का मतलब होता है कि अप्लाइड रिसर्च वो होगा जिसके कंक्लूजन को आप अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है? या फिर अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो ऐसे सिचुएशन के लिए ही होता है जिसको हम लोग क्या कहना चाहिए, फिजिकली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है? जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हवा हवाई फिलोसॉफिकल बातें हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं जो आपके प्रीवेलिंग सिचुएशन से रिलेटेड है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, और जब रिसर्च हो जाएगा आप एक अच्छा सोल्यूशन निकाल लोगे, एक अच्छा कंक्लूजन निकाल लोगे, तो आप इमीडिएटली अपने उस आंसर को, अपने उस सोल्यूशन को आप अप्लाई कर सकते हो। उसको हम लोग बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च या व्यावहारिक रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में। तो कह रहा है रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड और फंडामेंटल। रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड और फंडामेंटल। अप्लाइड रिसर्च को ना कभी कभी एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। अब यहाँ भी वही वाली बात आ जाएगी, कुछ किताबों में अगर आप देखोगे तो एक्शन रिसर्च को अलग से उसने डिस्क्राइब किया है, तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए मैंने एक्शन को यही डाल दिया है। ठीक है? तो दो टाइप के हो सकते हैं भैया बोल रहा है रिसर्च, एक या तो वो अप्लाइड हो सकता है या तो वो फंडामेंटल हो सकता है। ठीक है? देखते हैं अप्लाइड रिसर्च क्या है। अप्लाइड रिसर्च जो है वो कह रहा है एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन। फाइंडिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? समाधान। अप्लाइड रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सॉल्यूशन ढूंढना, समाधान ढूंढना। किसका? किसका समाधान ढूंढ रहे हो भाई? इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम यानी कि इसको कभी कभी प्रीवेलिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। प्रीवेलिंग प्रॉब्लम यानी कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके सामने है। अनएम्प्लॉयड एक तो प्रॉब्लम है, वो 10 साल बाद नहीं आएगी। ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, वो 10 साल बाद नहीं आएगी। पुअर एजुकेशन सिस्टम वो एक प्रॉब्लम है ऑलरेडी, 10 साल बाद 20 साल बाद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इमीडिएट प्रॉब्लम का मतलब या तत्कालिक, विद्यमान, आसन्न, सन्निकट, ऐसे उटपटांग वर्ड शब्द वो यूज कर चुका है पिछले क्वेश्चंस में, मैं देखा हूं, इसलिए मैं सारे शब्द यहाँ डाल दिया। ठीक है? इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है हिंदी में? तत्कालिक समस्या भी बोलता है कभी, कभी विद्यमान समस्याएं बोलता है, कभी आसन्न, कभी सन्निकट, ऐसे उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो सब शब्द आप लोग ध्यान रखे रहना, सबका वही मतलब है। इमीडिएट प्रॉब्लम या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रीवेलिंग सिचुएशन, प्रीवेलिंग प्रॉब्लम। ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढना जो ऑलरेडी आपके सामने है। ये नहीं कि 100 साल बाद सारे जंगल कट जाएंगे, सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, तो ये दुनिया जो है वो समाप्त होने की कगार पे रहेगी, तो हम दूसरा प्लेनेट ढूंढेंगे। वो अप्लाइड रिसर्च नहीं है। ठीक है? प्रीवेलिंग समस्या का मतलब भाई अभी ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे कम करें, अभी गर्मी को कैसे कम करें। ठीक है? जो बर्फ पिघल रही है उसको हम कैसे ठीक करें, कोरोना का जो है प्रॉब्लम बढ़ रहा है उसको हम कैसे ठीक करें, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम कैसे एड्रेस करें, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक इमीडिएट प्रॉब्लम है, जो प्रीवेलिंग प्रॉब्लम है, ऑलरेडी है, दिख रहा है हमको। और अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम लोग इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च में आपको क्या ध्यान रखना है कि अप्लाइड रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन ढूंढते हैं। किसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं? 10 साल बाद की प्रॉब्लम का नहीं,
इमीडिएट प्रॉब्लम का, ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है, जो समस्या आपके दरवाजे पे आके खड़ी है कि आपकी उम्र बढ़ रही है और आपकी शादी नहीं हो रही है, ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम है। तो ऐसी समस्याओं को एड्रेस करना, ऐसी समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढना, वही क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च समझ में आया हो तो बताओ। अप्लाइड रिसर्च समझ में आया हो तो बताओ, नहीं आया हो तो मेरे को पानी पी लेने दो, फिर बताऊंगा। आया जी समझ में, बुझाया। यूपी में समझ में आया नहीं बोलते, बुझाया बोलते हैं। कोई है यूपी वाला यहाँ? सर एक बार और चंचल, किसको रिपीट करूं, एक बार बोलना तो, एक बार बताना किसको रिपीट करूं, अप्लाइड रिसर्च को? हाँ देखिए, अप्लाइड रिसर्च में एकदम सिंपल है, ध्यान रखिएगा। अप्लाइड रिसर्च में हम लोग एक इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम यानी कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम सामने है, ठीक है, जो दिख रही है और एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिसका इम्पैक्ट भी साफ दिख रहा है, ऐसी इमीडिएट प्रॉब्लम का, आसन्न समस्या का, विद्यमान समस्या का हम लोग क्या ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वही है क्या, अप्लाइड रिसर्च। एक और बात ध्यान रखना, पता नहीं आगे इसमें लिखा होगा कि नहीं, अप्लाइड रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है, उस रिसर्च का जो परिणाम होता है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च का परिणाम क्या होगा, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही ढूंढने के लिए तो अप्लाइड रिसर्च कर रहे थे। तो अप्लाइड रिसर्च का जो एंड रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो क्या होगा, वो एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बिना सॉल्यूशन मिले हम लोग अप्लाइड रिसर्च खत्म ही नहीं करेंगे, भले 20 साल चल जाए। तो जब वो अप्लाइड रिसर्च पूरा हो जाएगा तो उसका जो परिणाम निकलेगा वो एक सॉल्यूशन, एक समाधान के रूप में निकलेगा, और उस सॉल्यूशन को हम लोग इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए तो अप्लाइड रिसर्च बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक इमीडिएट प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जिस सॉल्यूशन को हम लोग इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आया समझ में, क्लियर हुआ? चलो भाई, बुझा गया हो तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी में बुझाने का मतलब बुझ जाना होता है, दिया बुझ गया उसको हम लोग बुझा गया बोलते हैं। चलिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, किस तरीके का एग्जाम्पल है। जैसे कि बात वही है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, ये कोई स्पेशल एग्जाम्पल नहीं है। सोशल या बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, सोशल प्रॉब्लम यानी कि समाज में जो समस्याएं होती हैं, वो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है, वो एक इमीडिएट प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लेते हैं भ्रूण हत्या एक समस्या है, तो भ्रूण हत्या कोई काल्पनिक समस्या नहीं है, वो तो है ही भाई, वो तो हम देख ही रहे हैं। सेक्स रेशियो जो है हमारे देश में बहुत खराब है। ठीक है, यानी कि जिस जिस स्टेट में सेक्स रेशियो जो है, जेंडर रेशियो जो है वो अच्छा होता है, वहां भी लड़कियां कम ही होती है लड़कों से, भले एक दो कम हो लेकिन कम ही होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। तो समाज या व्यापार का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो दिखती हैं, ठीक है, जो विजिबल होती हैं, उसका इम्पैक्ट हमको समझ में आता है। तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए अगर आप कोई रिसर्च करें तो उसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च कह सकते हैं। ठीक है, एक और अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है रिसर्च टू आइडेंटिफाई
टू आइडेंटिफाई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड। ठीक है, सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो एक फैशन चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो फैशन का मतलब क्या है भाई? फैशन का मतलब ये नहीं कि मोदी जैकेट का फैशन चल रहा है, ठीक है, या स्मृति ईरानी जिस टाइप की साड़ी पहन रही है उसका फैशन चल रहा है, वो वाली बात नहीं है। ट्रेंड या फैशन का मतलब है कि जो चीजें बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि भाई टीनेजर्स जो है शादी कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, या पॉलिटिक्स में देखें तो एक खास टाइप की पार्टीज जीत रही हैं। वैसे बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल ये है नहीं, पर समझने के लिए आप कह सकते हैं। या इकोनॉमिकली कुछ ऐसा चल रहा है कि बार बार एक खास टाइप की चीजें चल रही हैं, या लगातार इकोनॉमिक्स गिर ही रही हैं, या मार्च के टाइम पे इकोनॉमिक्स अप क्यों होता है, या किसी एक पूरे साल भर में एक खास टाइम पे इकोनॉमिक्स गिरती क्यों है, या एक खास टाइप का बिजनेस जो है वो सडनली क्यों ग्रो करने लगा। इस टाइप का जो ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को देखने के लिए, उस ट्रेंड को पहचानने के लिए भी हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ ट्रेंड शब्द जो है ना, ट्रेंड, ट्रेंड या प्रचलन, ट्रेंड या प्रचलन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन, सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ट्रेंड को अगर चेक करने के लिए, समझने के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हो तो वो भी अप्लाइड रिसर्च ही कहलाएगा। ठीक है, बिटकॉइन का ट्रेंड जो है उसके बारे में भी समझने के लिए अगर हम लोग रिसर्च करेंगे तो वो भी अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। तो बेसिकली किसी भी प्रकार का जो ट्रेंड चल रहा है, प्रचलन जो चल रहा है, ठीक है, उसको अगर आपको समझना है, उसको समझने के लिए अगर आप कोई रिसर्च अंडरटेक कर रहे हो तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ये तो हुआ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड के साथ क्या था? फंडामेंटल लिखा था। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च, तो वो पढ़ते हैं थोड़ा सा कि भाई फंडामेंटल रिसर्च है क्या। फंडामेंटल रिसर्च में लिखा है, फंडामेंटल रिसर्च या इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक शोध। मौलिक शोध, ठीक है, यही वर्ड यूज करता है भाई, ये कोई मेरा बनाया हुआ वर्ड नहीं है। तो मौलिक शोध या फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बोल रहा है, इट इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन। फिर से जनरलाइजेशन की बात आ गई। चलो जल्दी बताओ, जनरलाइजेशन या सामाजिकरण क्या होता है? सामान्यीकरण क्या होता है? जल्दी बोलो, जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जनरलाइजेशन, बार बार मैं कह रहा हूं। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन अभी बताओ जनरलाइजेशन का मतलब क्या है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो इक्वल लाइक ग्रेविटी, अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, ये बहुत होशियार है। यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हर परिस्थिति में उसे अप्लाई करेंगे तो वो सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, एक जैसा इंपैक्ट होता है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलो मतलब समझ में आ रहा है। जनरलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपको मालूम होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है सीधे सीधे जनरलाइजेशन से। वैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च क्यों करते हैं? आपको कीवर्ड मिल गया जनरलाइजेशन के लिए। जनरलाइजेशन के लिए हम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, हिंदी में बोले तो सामान्यीकरण, एंड विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। ठीक है, इट इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशंस एंड विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। सिद्धांतों का सूत्रीकरण, सिद्धांतों का सूत्रीकरण। सिद्धांतों को सिद्धांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक सिद्धांत है केवल, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, सिद्धांत गलत नहीं हो सकता, लेकिन सिद्धांत जो है वो उतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको बोल दिया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है कि जिस चीज को अच्छे से सोचोगे वो चीज हो जाती है, ये एक थ्योरी है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वाकई में होता है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ग्रेविटी मूवी कौन देखा है? सॉरी ग्रेविटी नहीं, लूसी, लूसी मूवी कौन देखा है? स्कारलेट जॉनसन की मूवी है लूसी। लूसी, लूसी, उसमें वो अपने दिमाग का 100% यूज करने लगती है, फिर उटपटांग चीजें करने लगती है। कौन देखा है लूसी मूवी? कौन देखा है? जल्दी बोलो, लूसी मूवी कौन देखा है? तुकेश देखा है, और कोई नहीं देखा है? लूसी, स्कारलेट जॉनसन, ब्लैक विडो उसमें है।
अरे नहीं नहीं, अरे ये तो बताओ लूसी मूवी कौन देखा, नहीं देखे, चलो ठीक है। अच्छा, आप लोग एक थ्योरी सुने होंगे कि इंसान जो है अपने दिमाग का सिर्फ 5% यूज कर पाता है, 2% यूज कर पाता है। और ऐसा सुने होंगे कि विवेकानंद जी अपने दिमाग का 15% यूज किए थे, आइंस्टाइन अपने दिमाग का 14% यूज किया था। ये सब जितनी भी बकवास चलती रहती ना, ये एक थ्योरी पे बेस्ड थी। काफी पहले एक थ्योरी चलती थी कि इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% यूज नहीं कर पाता। नहीं नहीं, आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग चीज है। तो ये एक थ्योरी चलती थी कि इंसान अपने दिमाग का ना सिर्फ 2% यूज कर पाता है। अगर वो अपने दिमाग का 20% यूज कर ले तो वो दीवार के आर पार देख सकेगा। अगर वो 50% यूज करे तो वो अपने चीजों को, आसपास की चीजों को बिना छुए मूव कर पाएगा। 100% यूज कर लेगा तो वो भगवान बन जाएगा। ऐसे कुछ भी बकवास की बातें चलती थी। कुछ साल पहले इस थ्योरी को 100% डिसप्रूव कर दिया गया। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे गर्मी करते रहते हैं कि हाँ देखो ऐसा होता है वैसा होता है। वो जो बेवकूफ टाइप का दोस्तों का ग्रुप होता है ना, उन दोस्तों के ग्रुप में ऐसा ऐसा बोल के वो लोग अपनी इज्जत बढ़ाते रहते हैं, और उनके बेवकूफ दोस्त लोग उनकी बात पे विश्वास भी कर लेते हैं। तो ये केवल एक थ्योरी थी, थ्योरी, कि शायद ऐसा होता है कि इंसान अपने दिमाग का पूरा यूज नहीं कर पाता। ये एक थ्योरी थी जिसे डिस्प्रूव किया जा चुका है। तो इसी तरीके की थ्योरीज बनाने के लिए या फिर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी को जनरलाइज करने के लिए, सामान्यीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। समझ में आई बात मेरी? समझ में आई मेरी बात? देखिए आगे इसमें लिखा है, एक फ्रेज है, ये फ्रेज आप लोगों को याद रहना चाहिए। गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म्ड प्योर और बेसिक रिसर्च। यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको प्योर और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। और उसके रिलेटेड एक फ्रेज हमको दिया गया है, एक डायलॉग हमको दिया जा रहा है, गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान इकट्ठा करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान इकट्ठा करना। ज्यादा इस पे इसके मीनिंग पे मत जाओ, एक सिंपल सी बात बोली जा रही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान इकट्ठा करना ही क्या है, मूलभूत अनुसंधान है, शुद्ध अनुसंधान है, या मौलिक अनुसंधान है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो आप। ठीक है, जब आप किसी साधु बाबा के पास जाते हो तो वो आप लोगों को एक से एक लाइफ वैल्यूज बताता है। जब आप संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखते हो तो संदीप माहेश्वरी जी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं, लेकिन वो एक थ्योरी होती है। ठीक है, इमीडिएट इम्पैक्ट आपको उसका कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके सेशंस आप देख के वापस आओगे और वापस आते ही आप वही डिप्रेस्ड इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रो रहा है, ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेजेस सेक। ठीक है, समझ में आई बात? ये फ्रेज थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, या फिर जो मैथमेटिक्स की जो थ्योरीज बनती हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है, फंडामेंटल रिसर्च की। ठीक है, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिकल थ्योरीज होती हैं, उससे रिलेटेड जो रिसर्च हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च। समझ में आई बात मेरी आप लोगों को? समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर carried on with a view to make generalizations about human behavior are also examples of fundamental research। बहुत कोई बहुत जोरदार बात ये नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं दे रहा हूँ। एक थोड़ा सा ध्यान रखे रहना कि ह्यूमन बिहेवियर को जनरलाइज करने के लिए जो हम लोग रिसर्च करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो ऐसा ही व्यवहार करेगा, इस तरीके का रिसर्च अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो होगा फंडामेंटल रिसर्च। टाइम हमारा यहाँ पर खत्म होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। रिकॉर्डेड वीडियो इसकी जल्दी आ जाएगी। प्लीज रिवाइज करते रहिए, मेहनत करिए, और जो भी डाउट होगा वो मुझे बताइएगा। आगे का टाइप हम लोग कल देखेंगे। डिस्प्रूव भी कर सकते हैं, डिस्प्रूव करने, किसी थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो वो भी फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब किया करो यार, लाइक किया करो, इतना तो कर ही सकते हो। सब कुछ आप लोग के लिए मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।